रसिया एंड यूक्रेन के बीच जो कन्फ्लिक्ट है, जो वॉर लाइक सिचुएशन है, उसको और ये समझेंगे कि व्हाट्स बिहाइंड द कन्फ्लिक्ट बिटवीन यूक्रेन एंड रसिया। रसिया और यूक्रेन के बीच कन्फ्लिक्ट के कारण क्या है? क्या रसिया पूरी तरह से यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए प्रिपेयर्ड हो चुका है? यूक्रेन की मदद के लिए कौन है? नेटो का, NATO, नेटो का इसमें क्या रोल है? यूके तथा यूएसए जो नेटो अलायंस के साथ जुड़े हैं, वो किस तरह के स्टेप्स ले रहे हैं? और रसिया की डिमांड्स क्या है? क्योंकि इसका मेन प्रॉब्लम तो नेटो एक्सपेंशन ही है। इन सभी मैटर्स को पूरी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। यूएसए के अनुसार रसिया ने 1 लाख से ज्यादा अपने ट्रूप्स, सोल्जर्स, ये यूक्रेन के बॉर्डर पर 1 लाख से ज्यादा सोल्जर्स यूक्रेन के बॉर्डर पर रसिया ने भेज दिए हैं, जो वहां बॉर्डर पर युद्ध की स्थिति के लिए कभी भी तैयार हैं और पुतिन के एक आदेश पर कभी भी युद्ध शुरू कर सकते हैं। इसके पहले इस क्षेत्र में जो युद्ध की स्थिति बनी थी वो थी युगोस्लाव वार, जो स्थिति 30 साल पहले बनी थी। और 30 साल के बाद फिर एक ऐसी स्थिति बनी है जहां एक तरफ वो देश हैं जो नेटो अलायंस के साथ हैं और दूसरी तरफ वो हैं मुख्य रूप से रसिया, जो कभी सोवियत रसिया था और कम्युनिस्ट ब्लॉक था, और ये यूएसए की तरफ से जो नेटो अलायंस बनाया गया था, वो खास करके ये कैपिटलिस्टों की जो ग्रुपिंग्स थी, आइडियोलॉजिकल ग्रुपिंग थी, मिलिट्री ग्रुपिंग हुई, उस आइडियोलॉजी को ही प्रिजर्व करने के लिए कि कहीं कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी उन क्षेत्रों में ना आ जाए जहां वेस्टर्न वर्ल्ड जो है पूरी तरीके से पूंजीवादी व्यवस्था पर अपनी शासन और मार्केट जो है इनके सारे वो उस व्यवस्था पर टिके हुए थे। तो 30 साल के बाद एक ऐसी पॉसिबिलिटी बनी है एक मेजर आर्म्ड कन्फ्लिक्ट की, और इस बार ये रसिया और यूक्रेन के बीच, ये यूरोप पेरिफेरिक, तो यूरोप की पेरिफेरी का एक महत्वपूर्ण देश है यूक्रेन। हालांकि रसिया एक बहुत ही बड़ा देश है, क्षेत्रफल में ये विश्व में सबसे बड़ा है, और देखा जाए तो रसिया यूरोप और एशिया दोनों ही भौगोलिक रीजन को कवर करता है। तो जो यूरोप के वो पेरिफेरी हैं जो नेटो के अलायंस के साथ आते हैं, उस पेरिफेरी में यूक्रेन जो एक देश है, ये अब रसिया की नजर में है। इसके पीछे जो कारण है वो नेटो ग्रुपिंग से रिलेटेड है। जो सबसे प्रमुख नेटो अलायंस का देश है वो यूएसए है, और यूएसए रसिया पर प्रेशर बनाएगा और बनाना शुरू कर दिया है ताकि रसिया यूक्रेन पर आक्रमण ना करे। लेकिन कहा जाता है कि यूएसए अफगानिस्तान से अपने फोर्सेस के विड्रॉवल के बाद यूएसए की जो स्टैंडिंग है वर्ल्ड में वो कहीं ना कहीं कमजोर हुई है। इसके जो
साख है, इसके जो वर्ल्ड के लिए कमिटमेंट है, वो इसकी साख डैमेज हुई है। यूक्रेन नेटो के साथ शामिल होना चाहता है, नेटो की ग्रुपिंग को ज्वाइन करना चाहता है। नेटो में अभी फिलहाल 30 मेंबर्स हैं और ये नेटो को ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, ये सोचना इन 30 मेंबर्स और प्लस यूक्रेन का काम है। यूक्रेन के नेटो में जाना रसिया के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है और इस थ्रेट को रसिया कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। रसिया के लिए अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रमुख है और रसिया पूरी तरीके से काउंटर करना चाहेगा यूक्रेन को, ताकि वो नेटो ग्रुपिंग में ना जा पाए, क्योंकि नेटो ग्रुपिंग में जाने का मतलब है कि रसियन बाउंड्री पर वेस्टर्न फोर्सेस डिप्लॉय होंगी, मिसाइल्स डिप्लॉय होंगे, न्यूक्लियर मिसाइल्स डिप्लॉय होंगे और इस तरह न्यूक्लियर रसिया का थ्रेट परसेप्शन जो है वो बढ़ जाएगा। इसलिए रसिया पूरी तरह से प्रेशर बना रहा है, अपने 1 लाख से ज्यादा फोर्सेस को इसने यूक्रेन की बाउंड्रीज पर तैनात कर रखे हैं। ये प्रेशर बिल्डअप कर रहा है, युद्ध की स्थिति पैदा कर रहा है, ताकि इसकी जो डिमांड्स हैं, अब इसकी डिमांड्स क्या हैं वो समझते हैं। क्रेमलिन यानी रसिया का वो स्थल जहां से रूस अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी को अंजाम देता है। तो क्रेमलिन की विश लिस्ट क्या है? विश लिस्ट क्या है, क्या डिमांड है इसकी इस प्रेशर को बिल्डअप करने के पीछे? पहला, नो नेटो एक्सपेंशन। रसिया पूरी तरह से प्रेशर डाल रहा है कि नेटो का एक्सपेंशन ना हो, यानी कि यूक्रेन जैसा देश जो कि रसिया से बिल्कुल लगा हुआ है, वेस्टर्न पेरिफेरी पर है, ये नेटो को ज्वाइन ना कर सके, नेटो भी अपना एक्सपेंशन करने की कोशिश ना करे और यूक्रेन को अपने ग्रुपिंग में शामिल करने की उसकी जो मंशा है उसको वो त्याग दे। दूसरा दूसरा इसका विश लिस्ट है इस प्रेशर को बनाने के पीछे, वो है मिलिट्री विड्रॉवल फ्रॉम फॉर्मर सोवियत यूनियन टेरिटरीज। जो रसिया के सोवियत यूनियन यानी कि 1991 में डिसइंटीग्रेट जो हुआ, उसके पहले जो सोवियत यूनियन में जो कंट्री थे, उस कंट्री में नेटो एक्सपेंशन के चलते वहां जो मिलिट्री का बेसिस है, जो मिसाइल्स तैनात हैं, रसिया चाहता है कि नेटो उन सब को धीरे 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 हटा ले। जो इसके फॉर्मर टेरिटरीज हैं, जो इनकी पुरानी पहली जो जगह थी जो सोवियत यूनियन के अंतर्गत आती थी, जो सोवियत यूनियन के अंतर्गत आती थी, वहां से नेटो अपने मिलिट्री को विड्रॉ कर ले, अपने खतरनाक हथियारों को, मिसाइलों को वहां से हटा ले। इससे होगा क्या कि रसिया पे जो खतरा है वो कम होगा। हर कंट्री के का नेशनल पहला इंटरेस्ट होता है अपनी सेफ्टी, और अपनी सेफ्टी के लिए उसके लिए जरूरी होता है कि उसके आसपास के जो देश हैं, उन देशों में ऐसी कोई हरकत ना हो जो इस देश के लिए खतरनाक हो, या वहां कोई ऐसा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ना हो जो रसिया के लिए खतरा पैदा कर सके। रसिया की एक और डिमांड है, वो है B61 बॉम्ब। ये B61 बॉम्ब जो हैं वो जर्मनी जर्मनी में भी करीब 15,000 से ज्यादा नाटो सैनिक जो है वो तैनात हैं, यहां से इनको रिमूव करना, रिमूवल। अब ये B61 बॉम्ब क्या है?
B61 एक तरह का न्यूक्लियर बॉम्ब है जो कि थर्मो न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब भी कहते हैं। और कोल्ड वार के समय इसके जो एक बहुत बड़ा स्टॉक था, वो जर्मनी, जैसा कि हमें पता है, जर्मनी को डिफीट करने के बाद ही सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ था। तो वो बहुत बड़ा इसका एक स्टॉक जो है वो जर्मनी में है, और ये नेटो फोर्सेस की निगरानी में है। तो इतना सारा न्यूक्लियर बम जो है, ये रसिया के लिए एक बड़ा खतरा है। तो रसिया की डिमांड है कि ये प्रेशर कम होगा, लेकिन आप पहले B61 बॉम्ब जो है, जो जर्मनी में है, इसको वहां से रिमूव कीजिए, हटाइए। इससे रसिया पर जो थ्रेट है, जो रसिया पर एक डर या खतरा रहता है, वो कम होगा। रसिया के इस विश लिस्ट को लेकर ईयू और ईयू यानी यूरोपियन यूनियन, यूरोप के ज्यादातर देश जो यूनियन के रूप में है, और नेटो, इन दोनों ने रसिया को चेतावनी दी है कि इस तरह की विश लिस्ट पूरी नहीं की जा सकती है, और आपने अगर यूक्रेन पर हमला किया तो रसिया को मैसिव कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहना पड़ेगा। एक्चुअली यूक्रेन और रसिया, इन दोनों के बीच कुछ ऐतिहासिक संबंध रहे हैं पहले से। इनके बीच 100 साल से भी ज्यादा के कल्चरल, लिंग्विस्टिक और फैमिलियल लिंक रहे हैं। मतलब कल्चरली बहुत सारे रसियन इथनिसिटी के जो पॉपुलेशन है वो यूक्रेन में है। भाषा भी वही बोलते हैं जो रसिया में बोली जाती है। फैमिलियल लिंक भी है, यानी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो करीब करीब नाते रिश्तेदारी में वो रसियन जो इसको कह सकते हैं कि मातृभूमि और रिश्तेदारी का संबंध रूस से ही रहा है। तो रूस का पूरा प्रभाव जो है वो यूक्रेन के बहुत सारे इलाकों पर इस तरह से सांस्कृतिक रूप से, भाषाई रूप से और रक्त संबंध के रूप में, फैमिली संबंध के रूप में रहा है। और इसलिए यूक्रेन एक समय में सोवियत रसिया का अंग भी था। बाद में यहाँ ये अलग राज्य यानी देश के रूप में सामने आता है, उसके पहले वो साथी थे। यूक्रेन जो है वो यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है, और स्टैंडिंग आर्मी में फ्रांस अगर नंबर 1 है तो यूक्रेन नंबर 2 है। यहाँ की मिलिट्री भी काफी बेहतर है यूरोप में। जब यूक्रेन सोवियत रसिया का पार्ट था, तो सोवियत रसिया में रसिया के बाद जब कई सारे देश मिलकर सोवियत रसिया बनाए हुए थे, तो यूएसएसआर, तो रसिया के बाद सबसे पावरफुल रिपब्लिक, सबसे मोस्ट पावरफुल, सेकंड मोस्ट पावरफुल वो यूक्रेन ही था। और रसिया के काफी न्यूक्लियर वेपन्स जो थे वो उस समय यूक्रेन में होते थे। आपने चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट के बारे में सुना होगा, वो भी यूक्रेन में था, जहां पर काफी बड़ी दुर्घटना हुई थी। रसिया के काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट, सोवियत रसिया के, वो यूक्रेन से होते थे, क्योंकि यूक्रेन जो है, अगर आप मैप में देखेंगे तो ब्लैक सी जो है, उसको ब्लैक सी, इसके तटीय क्षेत्र जो है ब्लैक सी के, वो इस देश से लगते हैं। और रसिया एक समय में अगर स्ट्रेटजिकली, इकोनॉमिकली और कल्चरली, स्ट्रेटजिकली, इकोनॉमिकली और कल्चरली एक अपना अलग वजूद रखता था, स्ट्रेटजिकली शक्तिशाली था, इकोनॉमिकली काफी बेहतर कर रहा था, और कल्चरली काफी डाइवर्सिटी थी, तो ये यूक्रेन के साथ होने पर था।
यानी कि रसिया के लिए यूक्रेन स्ट्रेटेजिकली भी काफी इंपॉर्टेंट रहा है। यूक्रेन, रसिया और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके बीच एक बफर का भी काम करता रहा है। बफर का मतलब होता है दो बड़े देशों के बीच एक ऐसा क्षेत्र जो इन दोनों की बाउंड्री के बीच में आए और कहीं ना कहीं युद्ध जैसी स्थितियों पर ये एक विशेष एडवांटेज होता है कि लैंड बाउंड्री पूरी तरह से टच नहीं होने के कारण या लैंड बाउंड्री एक दूसरे से ना मिलने के कारण एक मिलिट्री एडवांटेज के तौर पे होता है। सेफ्टी के लिए ये ज्यादा बेहतर होता है। तो यूक्रेन कहीं ना कहीं एक तरह से बफर भी रहा है रसिया और वेस्टर्न कंट्री के बीच। वेस्टर्न कंट्री नेटो ऑर्गेनाइजेशन में लाने के लिए यूक्रेन को हमेशा से परेशान रही है और वेस्टर्न कंट्री के द्वारा यूके को नेटो में लाए जाना, इसको रसिया हमेशा एक रेड लाइन कंसीडर करता है। रेड लाइन का मतलब ये खतरा, यानी इस तरह की अगर कोई बात होती है, यूक्रेन में नाटो का प्रभाव पड़ता है, तो ये हमारे लिए खतरा है। और खतरा है तो खतरे से निपटने के लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई होती है वो की जाएगी यूक्रेन के संदर्भ में। 2013 में यूक्रेन में एक काफी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, जो कि वहां के जो प्रेसिडेंट थे वो प्रो रसियन प्रेसिडेंट थे। उनका रसिया की तरफ काफी झुकाव था और ये जो प्रोटेस्ट हुआ था 2013 में वो इसलिए हुआ था यूक्रेन में क्योंकि ये जो प्रेसिडेंट थे ये रसिया लेड एक यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन जो इसने अपना बनाया था, इकोनॉमिक यूनियन। अब यूक्रेन के पास दो ऑप्शन थे इनके प्रेसिडेंट के पास, या तो ईयू यूरोपियन यूनियन जो इस तरफ है उनको ज्वाइन करने का, या रसिया के यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन को ज्वाइन करने का। और प्रो रसियन प्रेसिडेंट जो थे 2013 में, इन्होंने रसिया की तरफ अपना झुकाव रखते हुए रसियन इकोनॉमिक यूनियन को ज्वाइन करने का फैसला किया। उनके इस फैसले की यूक्रेन में काफी निंदा हुई और यहाँ पर विद्रोह शुरू हो गया। यहाँ वो जो विद्रोह शुरू हुआ उससे हुआ ये कि रसिया भी पूरी तरह से एक्टिव हो गया और इसने भी अपनी पॉलिटिक्स यहाँ शुरू कर दी। जब यूक्रेन में रसिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा होने लगा तो रसिया ने यूक्रेन के ही एक पार्ट क्रीमिया में अपनी राजनीति शुरू कर दी और 2014 में रसिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया, मतलब अपने में शामिल कर लिया। अब कुछ चीजों को मैप के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं इस मैप में, ये है, आप देख सकते हैं इस मैप में ये रसिया है, ये हुआ यूक्रेन, ये। और रसिया इज नॉट हैप्पी विद एफर्ट्स बाय द यूएस एंड यूरोपियन यूनियन। यूएस के द्वारा और यूरोपियन यूनियन के द्वारा यूक्रेन इस पार्ट को यूएस के द्वारा जो लेड किया जा रहा है, यूएस लेड मिलिट्री अलायंस नेटो, नेटो में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हो जाएगा, यूएस लेड मिलिट्री अलायंस है, तो यहाँ नेटो के मिसाइल सेट हो जाएंगे, मिलिट्री बेसिस बन जाएंगे और ये रसिया के लिए खतरा साबित होगा। क्योंकि जैसा पहले बताया, यूक्रेन एक क्रूशियल बफर है जो यूरोप के देश हैं और जो रसिया है इनके बीच का। और यूक्रेन जो है ये, अब ये ब्लैक सी का एरिया हो गया
और इस ब्लैक सी के एरिया में ये जगह जो है, ये ओचाकीव यहाँ, एंड दूसरा बेर्डेनिस्क ये यहाँ पर यूक्रेन जो है वो नेवल बेस बना रहा है ब्रिटेन के सहयोग से। और ये दोनों नेवल बेस का मतलब समुद्र में सेनाओं की उपस्थिति होगी, समुद्र में खतरनाक मिसाइल और युद्धपोत वहां तैनात होंगे। ये दोनों रसिया के लिए बड़ा खतरा है। इसने रसिया को ज्यादा प्रोवोक किया है, यानी रसिया ज्यादा गुस्से में है इस हरकत के कारण। अब देखिए, यूक्रेन की सीमा पर यहाँ अभी 90,000 से ज्यादा करीब यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि यहाँ 1 लाख ट्रूप्स इकट्ठा हो चुके हैं यूक्रेन की बॉर्डर पर। और ऐसा माना जाता है इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हिसाब से कि जनवरी 2022 के आसपास रसियन फोर्सेस यूक्रेन पर आक्रमण कर देंगी। रसिया विश्व में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सैन्य संसाधनों वाला, काफी स्ट्रेटेजिकली बेहतर इक्विपमेंट्स के साथ और काफी ट्रेंड और संख्या में भी काफी ज्यादा मिलिट्री पर्सनल्स हैं रसिया के पास करीब 9 लाख, अगर इस आंकड़े को देखा जाए तो आर्म्ड पर्सनल हैं। और यूक्रेन के पास करीब 2,09,000 ही आर्म्ड पर्सनल्स हैं। तो ऐसे में रसिया के सामने यूक्रेन की कोई औकात ही नहीं होगी। और क्रीमिया, जैसा कि आपको अगर पिछले मैप में दिखाया जाए तो क्रीमिया तो यूक्रेन से सीज कर ही लिया है, जिसे दूसरे पिक्चर में देखने की कोशिश करते हैं। ये बेलारूस, ये रसिया एलई का मतलब इसके मित्र संबंध है इनके साथ। और ये क्रीमिया है जिसे रसिया ने एनेक्स कर लिया है। तो यूक्रेन ज्यादा खतरे में है, यहाँ से भी आक्रमण हो सकता है। रसिया अपनी मिलिट्री को यहाँ पहुंचाकर यहाँ से भी आक्रमण कर सकता है, यहाँ से भी आक्रमण किया जा सकता है। रसिया का ये जो थ्रेट बढ़ा है यूक्रेन पर, और ईयू और यूएसए जो चाहते हैं कि यूक्रेन नेटो में शामिल हो जाए ताकि उनका जो पावर स्पेक्ट्रम है वो काफी बढ़ सके और रसिया को प्रेशर में ला सके। और उन्होंने रसिया पर काफी प्रेशर डाला है। तो इस प्रेशर के क्रम में उन्होंने कई सारे स्टेप्स उठाए हैं, जिसमें एक बड़ा स्टेप ये है कि अगर रसिया यूक्रेन पर अटैक करता है तो इन्होंने वो थ्रेट दिया है कि ये रसिया पर काफी ज्यादा, क्योंकि आजकल सबसे पहले इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाते हैं। रसिया का मुख्य व्यापार जो है वो नेचुरल गैस और ऑयल है। और रसिया से एक पाइपलाइन के द्वारा ये जो प्रोजेक्ट है वो जर्मनी में नेचुरल गैस पहुंचाने का है, जिसको नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन कहते हैं। और ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जो है ये जर्मनी तक जो आया हुआ है, तो ईयू और नेटो ये प्रेशर डाल रहे हैं रसिया पर कि अगर रसिया पीछे नहीं हटता है तो ये जो रसियन गैस पंप हो रहा है जो जर्मनी की तरफ आ रहा है, इस पर वो विराम लगा देंगे, इसको वो ब्लॉक करा देंगे। इससे क्या है कि जब गैस नहीं आएगा जर्मनी की तरफ तो जर्मनी से ज्यादा नुकसान रसिया का होगा, क्योंकि ये गैस रसिया के लिए बिजनेस है, इसकी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा आधार है। और गैस पाइपलाइन को ब्लॉक करने से, गैस नहीं आने से, गैस की सप्लाई नहीं होने से रसिया को एक झटका लगेगा, वहां की इकोनॉमी को झटका लगेगा। और आज के समय में इकोनॉमी को कोई भी झटका कोई देश बर्दाश्त नहीं करना चाहता है। दूसरा जो वेस्टर्न एफर्ट है वो है रूस को, वहां की जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है, जो जिस इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम पर पूरा यूरोपियन यूनियन भी काम करता है, वो है SWIFT, स्विफ्ट। ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है
तो यूरोपियन यूनियन रसिया को इस इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम से कट करना चाहते हैं। स्विफ्ट एक ऐसा पेमेंट सिस्टम है जिससे अगर रसिया निकल जाता है तो ये रसिया की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा। स्विफ्ट यानी कि सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये एक इंटरमीडियरी सर्विस है, एग्जीक्यूटर है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो वर्ल्ड के बैंक के बीच होते हैं। इंटरमीडियरी का मतलब दो बैंक के बीच जो ट्रांजैक्शन होगा उस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कराने का इंटरमीडियरी है। रसिया के जो डिमांड्स हैं नेटो से वो ऐसे हैं कि थोड़े नेटो को अनरियलिस्टिक लगते हैं। जैसे कि पहले बताया कि ये चाहता है कि नेटो अपने सभी उन मिलिट्री एक्टिविटीज को जो ईस्टर्न यूरोप, यानी मैप में आप देखेंगे तो यूरोप का वो पार्ट जो रसिया से लगता है, अगर हम ऊपर नॉर्थ लेते हैं नीचे साउथ लेते हैं तो इधर आता है वेस्ट और इधर आता है ईस्ट। तो ईस्टर्न पार्ट रसिया के साथ लगते हुए जो देश हैं, तो ये डिमांड है कि मिलिट्री एक्टिविटी ईस्टर्न यूरोप से वो धीरे धीरे कम करे और हटा ले। और जो कॉम्बैट यूनिट हैं यानी वो फोर्सेस जो लड़ाई में शरीक होती हैं, ये कुछ विशेष देशों जिसके बारे में दूसरे पिक्चर में दिखाया जाएगा, ये है पोलैंड। ये पोलैंड, पोलैंड में नेटो की कॉम्बैट यूनिट है। उसके अलावा बाल्टिक रिपब्लिक में है। इस्टोनिया, ये इस्टोनिया यहाँ भी कॉम्बैट यूनिट है। लैटविया यहाँ भी नेटो की कॉम्बैट यूनिट है। लिथुआनिया यहाँ भी कॉम्बैट यूनिट है। और ये सारे रसिया, जो ये ईस्टर्न पार्ट हो गया, और ये सारे रसिया की बाउंड्रीज के साथ हैं। और ये रसिया चाहता है कि नेटो जो अपने मिसाइल्स हैं उसको रोमानिया, जैसे ये रोमानिया है, यहाँ पोलैंड पर, ये यहाँ इन्होंने मिसाइल्स जो है वो सेट किए हुए हैं। ये चाहता है रसिया कि आप अपने मिसाइल्स को यहाँ से हटा लें, यहाँ से हटा लें। ये प्रेशर डाल रहा है और चाहता है कि नेटो प्री 1997, जो प्री 1997 के पहले इस इलाकों में नेटो के कोई कॉम्बैट यूनिट या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं होता था। प्री 1997 की जो स्थिति थी, 1997 की पहले की स्थिति थी, नेटो उस पर चला जाए, वापस लौट जाए। नेटो यूक्रेन को हेल्प करना चाहता है। नेटो रूस के प्रभाव से बचने के लिए आखिर नेटो ये सारे प्रयास करता आया है। और रसिया का जो प्रेशर यूक्रेन पे बना है, तो जैसा पहले बताया कि यूके के द्वारा यूक्रेन के 2 नेवल पोर्ट तैयार किए जा रहे हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी अपने टैंक रोधी जेवलिन मिसाइल यूक्रेन भेज दिए हैं। और यूएस कोस्ट गार्ड की पेट्रोल बोट जो है वो भी उसने यूक्रेन को दी है, जो यूक्रेन के साथ लगती इन ब्लैक सी रीजन्स में पेट्रोल करेंगे। यहाँ आप पूरी तरह क्लियर देख सकते हैं, ये रूस है, ये क्रीमिया है जो अब रूस के ही, जो रूस ने इसे एनेक्स कर लिया है। 2014 में ही रसिया ने क्रीमिया को यूक्रेन से सीज किया था। ये पहली बार हुआ था जबकि एक यूरोपियन कंट्री और उसकी टेरिटरी को किसी दूसरी कंट्री ने वर्ल्ड वार 2 के बाद सीज किया हो, एनेक्स किया हो। तो इस तरह हम समझते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो अभी घटनाक्रम है, वो रूस और यूक्रेन के बीच जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है वो ये है। और
ऐसा माना जाता है, कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकार हैं, कि रसिया ने अपने जो ट्रूप्स यूक्रेन के बॉर्डर पर जो जमावड़ा लगा रखा है, ये मुख्य रूप से रसिया युद्ध जैसा कोई कदम नहीं उठाएगा। रसिया कहीं ना कहीं ईयू और नेटो को मजबूर करना चाहता है कि ये बातचीत के लिए टेबल पर आए और रसिया के जो डिमांड्स हैं उसको ज्यादा से ज्यादा या बहुत कुछ उसको मानने की दिशा में ऐसी कोई प्रगति हो जाए। और इस प्रेशर को बिल्ड करने के लिए ही वो अपने मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ा रहा है। रसिया स्ट्रेटेजिकली अपने आप को पावरफुल करना चाहता है और वो नेटो की तरफ से कोई भी थ्रेट परसेप्शन जो है, जो कि यूक्रेन उससे सटा हुआ है, उसके अंदर वो ऐसी कोई भी एक्टिविटीज नहीं चाहेगा जिससे कल को रसिया को कोई खतरा हो। तो ये आने वाले नए साल में किस तरह का मोड़ लेगा? क्या सही में युद्ध की स्थिति पैदा होगी, या क्या रसिया युद्ध के द्वारा यूक्रेन को फिर से एनेक्स्ट कर लेगा और अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेगा, या ईयू और नेटो पूरी तरह से रसिया के साथ युद्ध पर उतर जाएंगे, या जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हो लग रहे हैं, जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लग रहे हैं रसिया पर, वो क्या आगे चल के विश्व की इकोनॉमी को भी कहीं ना कहीं परेशान करेंगे। रूस भारत के लिए एक महत्वपूर्ण देश है और अभी हम मिसाइल रोधी प्रणाली S-400 रूस से ले रहे हैं। भारत के लिए भी इस तरह की स्थिति जो उत्पन्न हो ये सही नहीं होगी, क्योंकि आज भी रूस एक बहुत बड़ा आर्म्स सप्लायर है इंडिया के लिए। रूस की कमजोर इकोनॉमी भारत के लिए भी नुकसानदेह होगी, और अगर रूस पर ईयू और नेटो का प्रेशर बनता है तो ईयू और नेटो ग्रुपिंग्स जैसे यूएसए और यूके भारत पर भी दबाव ज्यादा डालेंगे कि वो रूस के साथ कोई ऐसी हथियारों की जो साझेदारी या कूटनीतिक पहल है वो ना करे। तो ये देखना होगा कि आने वाले समय में ये स्थिति किस तरह से करवट लेती है, और तो हम इस तरह से ये समझ सकते हैं कि यूक्रेन और रसिया कॉन्फ्लिक्ट के पीछे नेटो एक्सपेंशन है, जिसको मुख्य रूप से कहा जा सकता है नेटो एक्सपेंशन है। और मिलिट्री जो बिल्डअप है नेटो द्वारा रसिया के जो वेस्टर्न यूरोप के ईस्टर्न साइड में जो बिल्डअप है, मिलिट्री बिल्डअप है रशियन के बॉर्डर पे, वो रसिया को मजबूर कर रही है यूक्रेन के संदर्भ में इस तरह की स्थिति पैदा करने के लिए। धन्यवाद।